बायोलॉजी के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकंड। तो लेक्चर नंबर सेकंड में हम क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर सेकंड में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर पर हमने बात की थी नर जनन तंत्र के बारे में और आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में और कल हम बात करेंगे युग्म जनन के बारे में। इट इज क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो जैसे मादा जनन तंत्र का नाम आता है तो बच्चा एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी डायग्राम को आज हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसकी एक एक नेमिंग को, कौन कौन से इसके पार्ट हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और मादा जनन तंत्र की जब बात आ जाती है कि मादा जनन तंत्र, तो उसमें कौन कौन से अंग बच्चा आते हैं? तो अंग सामने आपको दिख रहे होंगे, जैसे अंडाशय हो गया, अंडवाहिनियां हो गई, गर्भाशय हो गया, योनि हो गई, बाह्य जननांग हो गए। ये सब किस पर आते हैं? मादा जनन तंत्र पर आते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं, एक एक चीज को देखेंगे, पार्टिकुलर सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंडाशय के साथ। अंडाशय को बच्चा हम बोलते हैं ओवरी। अच्छा, ये ओवरी क्या होती है? क्या आपने कभी देखा डायग्राम पर ओवरी को? तो देखिए सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा और जो ये वाला बच्चा पार्ट दिख रहा है, क्या जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक संरचना आपको दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं बच्चा ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और ओवरी क्या होता है बच्चा? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं मादा के। क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। जैसा कि हमने नर पर देखा था कि वृषण जो होते हैं वो प्राथमिक लैंगिक अंग होते थे नर के, वैसे अंडाशय जो है वो प्राथमिक अंग है किसका? मादा का। इट इज क्लियर। अब देखिए जो अंडाशय होता है बच्चा, वो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है और 1 सेंटीमीटर मोटा हो सकता है। ये तो एक माप दी गई है किसकी? अंडाशय की दी गई है। ये आपको दिख रहा है अंडाशय। इट इज क्लियर। अब देखिए अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा रहता है। जैसा कि आपको पता है कि आपको अंडाशय जो दिख रहा होगा बच्चा, यहाँ पर एक अंडाशय दिख रहा होगा, यहाँ आपको 2 चीजें दिख रही होगी। एक तो ये वाला पार्ट, क्या? एक तो ये वाला पार्ट और एक तो ये वाला पार्ट। ये जो दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट से अंडाशय जुड़ा हुआ है। एक तो जुड़ा हुआ है गर्भाशय से और एक जुड़ा हुआ है एक नलिका से। उन नलिका के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि गर्भाशय से कैसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे, जब आप पार्टिकुलर ये संरचना को देखेंगे तो यहाँ पर एक लिगामेंट पाया जाता है। लिगामेंट के जरिए क्या होता है? ये गर्भाशय से जुड़ी रहती हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अंडाशय रहता है वो गर्भाशय से कैसे जुड़ा रहता है। तो अंडाशय गर्भाशय से लिगामेंट जरिए जुड़ा रहता है। किसके जरिए? लिगामेंट के जरिए जुड़ा होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को कि जो अंडाशय होता है ना बच्चा, वो क्या करता है? मादा हार्मोन का निर्माण करता है। कौन कौन से मादा हार्मोन हो सकते हैं? जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया। क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन हो गया। और कौन सा हो गया? और एस्ट्रोजन हो गया। कौन सा? एस्ट्रोजन हो गया। और साथ साथ अंडाणुओं का भी निर्माण करता है क्या? अंडाशय। अब देखिए ये जो आपको अंडाशय दिख रहा है बच्चा, ये जो आपको अंडाशय दिख रहा है, ये क्या क्या कर रहा है? मादा हार्मोन का निर्माण कर रहा है और अंडाणुओं का भी निर्माण कर रहा है। इट इज क्लियर। और देखिए इस अंडाशय में पार्टिकुलर 3 परतें पाई जाती हैं। ये जो अंडाशय आपको दिख रहा है, इस अंडाशय पर 3 परतें पाई जाती हैं और इन तीनों परतों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। मैंने एक नोट डाल के चीजें लिख दी हैं। यहां पर आपको क्या करना है, ये ज्यादा परतों के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी पर ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली नेमिंग भी नहीं दी हुई है एनसीईआरटी पर तो, लेकिन मैंने नेम लिख दिए हैं तीनों के। इसकी जो सबसे बाहरी परत होगी उसको हम बोलेंगे पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम। और सेकंड नंबर की जो मध्य परत होती है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? उसको हम बोलेंगे एपिथेलियम। और लास्ट में सबसे अंतर वाली अंतः परत को क्या बोलेंगे? एल्बुजिनिया बोलेंगे। ट्यून क्या? एल्बुजिनिया। अगर अंडाशय को आप देखेंगे तो अंडाशय पर 3 तरीके की परत पाई जाएंगी। एक हो गई, ये 2 हो गई, ये हो गई 1 और ये हो गई 2 और ये हो गई अंडाशय वाली 3 हो गई। ऐसी 3 परतें पाई जाती हैं। तीनों परतों के मैंने अलग अलग नाम लिखे। कौन सी परतें कहां पे पाई जाती है ये भी चीजें मैंने लिख दी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बातें। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या देखते हैं? कुछ चीजें देखते हैं। जो अंडाशय की तीनों परत थी बच्चा, जो अंडाशय की तीनों परत थी, इनके अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अगर ये अंडाशय की मैंने बात की, सपोज दैट ये मैं बनाया अंडाशय और इस अंडाशय में मैंने कितनी परत बना दी? 3 परतें बना दी, जो कि आपको दिख रही होंगी। अब एक बार मैं अगर कलर चेंज करता हूं, फिर मैं आपको चीजें क्लियर करता हूं। अब देखिएगा यहां पर आपको 3 परतें दिख रही होंगी। एक परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई और ये बच्चा हो गई तीसरी परत। अब ध्यान से देखिएगा,
तीनों परत के नाम तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ होता है। अगर इस अंडाशय को मैं लेकर बाहर निकालूं और ये अंडाशय मैंने बना दिया, क्या कर दिया, अंडाशय बना दिया, तो आप यहां पर कुछ चीजें देखेंगे। कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं आप, यहां पर ये देखेंगे आप कि अगर मैं इसके अंदर से बात करूं ना बच्चा, अगर मैं इसके अंदर से इसकी परत की बात करूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा स्ट्रोमा कॉर्टेक्स। इसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रोमा कॉर्टेक्स। मतलब इस वाले जो ये वाली परत आपको यहां पर हल्की हल्की दिखेगी, इसको मैं बोलूंगा स्ट्रोमा कॉर्टेक्स, जो कि एल्बुजिनिया पर पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाहर की, अगर मैं बाहर तरफ से इसको देखूंगा तो इसको मैं बोलूंगा स्ट्रोमा मेडुला। क्या बोलूंगा बच्चा, स्ट्रोमा मेडुला बोलूंगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे ऊपर लाइन जो लिखी हुई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर लिखा हुआ है इन परतों से घिरा अंडाशय की आंतरिक परत जो होती है, जिन परतों का नाम मैंने अभी बताया, 3 परतों के नाम मैंने बताया अभी, तो इन तीनों परतों से घिरा अंडाशय की जो सबसे आंतरिक परत होती है, जिसको हम एल्बुजिनिया बोलते थे, वो क्या करती है, स्ट्रोमा या पीठिका कहलाती है। क्या कहलाती है, स्ट्रोमा या पीठिका कहलाती है। और स्ट्रोमा या पीठिका भी 2 तरीके से हो सकती है। अगर आप इसको अंदर से देखते हैं तो ये स्ट्रोमा कॉर्टेक्स है, और अगर आप इसको बाहर से देखते हैं तो ये स्ट्रोमा मेडुला है। इट इज क्लियर। देखिए ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं ना बच्चा, ये अभी तक की जितनी बातें मैंने बताई उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, इसीलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इस पर क्या है बच्चा, जो स्ट्रोमा कॉर्टेक्स है ना, जो स्ट्रोमा कॉर्टेक्स थी, जो अंदर वाली, जैसे मैंने अंडाशय बनाया, इसके जो अंदर वाला भाग था इसको मैंने क्या कहा था, स्ट्रोमा कॉर्टेक्स कहा था। तो स्ट्रोमा कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, अंडाशयी पुट्टिकाओं का निर्माण करता है। क्या करता है, अंडाशयी पुट्टिकाओं का निर्माण करता है। सपोज दैट ये रहा अंडाशय, ये क्या रहा, अंडाशय, और यहां पर निर्माण किसका हो रहा है, अंडाशयी पुट्टिकाओं का निर्माण हो रहा है। और ये अंडाशयी पुट्टिकाएं किस पर बन रही हैं, स्ट्रोमा कॉर्टेक्स पर बन रही हैं। इट इज क्लियर। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो बाहरी परत इसकी होंगी, इसको हम क्या बोले थे, स्ट्रोमा मेडुला बोले थे। और स्ट्रोमा मेडुला पर क्या होता है, रुधिर वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं बच्चा, रुधिर वाहिनियां होती हैं। वैसे तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम इनको सबको बहुत ही अच्छी तरीके से आगे क्लियर करेंगे जब हम अंड जनन पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंडाणु की संरचना को देखेंगे। इसलिए मैंने अंडा, जो ये अंडाणु वाली बात थी, ये जो ओवरी वाली बात थी, इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और आगे हम क्या देखेंगे, अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं बच्चा कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, तो डायग्राम देखिए। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, अभी तक हमने किसकी बात की, अभी तक हमने ओवरी की बात कर ली। किसकी बात कर ली बच्चा, ओवरी की बात कर ली। लेकिन फैलोपियन ट्यूब की जब बात आती है तो यहां से लेकर बच्चा, यहां से लेकर जितने में मैं घेरा बना रहा हूं, ये पूरी जो एक ट्यूब आपको दिख रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है ना, वो अंडाशय से एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है। क्या, अंडाशय से एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है, जैसा कि आपने अभी डायग्राम पर देखा। उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंडवाहिनियां, डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ये तीनों जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पर तीनों नाम को हमें एज इट याद रखने हैं। ये तीनों नाम में कोई सा भी एक नाम आता है ना, तो हमारे दिमाग को एक वो डायग्राम जो था वो क्लिक होना चाहिए। मैं चीजों को इतना अच्छे से इसलिए क्लियर करता हूं और हर एक चीज का डायग्राम अलग से लेकर इसलिए आता हूं। अभी आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके के आपको डायग्राम देखेंगे। जो भी पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे पार्टिकुलर उसका डायग्राम दिखेगा। ऐसा इसलिए बच्चा होता है क्योंकि देखिए, चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपके दिमाग में चीजें तुरंत क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने फैलोपियन ट्यूब का नाम दिया ना, तो डायग्राम तुरंत दिमाग में बन जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है थी, और ये फैलोपियन ट्यूब जो थी ये अंडाशय से जुड़ी थी और दूसरी तरफ गर्भाशय से जुड़ी थी। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं बच्चा, 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। जैसे कि कीपक हो गया, जिसको हम इनफर्टिबुलम बोलते हैं, एम्पुला हो गया और इस्थमस हो गया। ये तीनों पार्ट हैं। अब हम इन तीनों पार्ट के बारे में देखने वाले हैं और एक एक का डायग्राम देखेंगे बच्चा। चीजें कहां पर पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनफर्टिबुलम के जरिए। अब देखिए, इनफर्टिबुलम की बात आ जाती है तो वो क्या, कौन सा पार्ट है। तो मैंने क्या कहा कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। तो जो पहला पार्ट है, मैंने ओवरी की तरफ से ही लेना स्टार्ट करता हूं और मैंने ये वाला पार्ट लिया। तो ये वाले पार्ट को मैंने क्या कहा, ये वाले पार्ट को बच्चा मैंने कहा इनफर्टिबुलम, मतलब कीपक इनफर्टिबुलम।
इट इज क्लियर। अब इनफर्टिबुलम की कुछ विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं कि जो इनफर्टिबुलम होता है ना वो अंडाशय को पकड़े रहता है। क्या करे रहता है? अंडाशय को पकड़े रहता है, घेरे रहता है। और इस पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है बच्चा कि इस पर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिख भी रही होंगी। ये क्या दिख रही है आपको? उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। आप इनफर्टिबुलम से रिलेटेड हर एक चीज भूल जाइएगा, लेकिन इस पर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं ये मत भूलिएगा, क्योंकि इससे नीट पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या? इससे नीट पर क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, 2 बार रिपीट हो चुके हैं। इट इज क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, जो अंडोत्सर्ग होता है, जब अंडोत्सर्ग होता है और अंडाणु का निर्माण होता है, जब यहां पर अंडाणु का निर्माण हो जाएगा, 1 मिनट में कलर चेंज करता हूं फिर अच्छी तरीके से समझाता हूं आपको। अगर जब यहाँ पे बच्चा अंडाणु का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर सपोज दैट अंडाणु बन गया है, ठीक है। अब ये जो अंडाणु बनेगा ना, ये क्या होगा? इनफर्टिबुलम पर जाएगा, इनफर्टिबुलम उसको पकड़ के ट्यूब में डाल देगा, और ट्यूब में डालने के बाद फिर ये क्या करेगा? ट्यूब में इधर गर्भाशय की तरफ गति करता चला जाएगा, और यहीं पर कहीं निषेचन भी होगा। कहां पर होगा? आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। जो हमारा इनफर्टिबुलम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? वो ये था कि इन पर उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो अंडोत्सर्ग करने पर हेल्प करती है। मतलब अंडोत्सर्ग जब हो जाता है तो अंडाणुओं को फैलोपियन ट्यूब पर डालने पर हेल्प करती हैं। इट इज क्लियर। ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और हम किसके बारे में देखेंगे? एम्पुला के बारे में देखेंगे। तो एम्पुला क्या होता है बच्चा? अभी हमने ये वाले पार्ट के बारे में देखा, ये वाले पार्ट के बारे में हमने देखा। अब हम ये देखेंगे ये वाले पार्ट पर, जो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट दिख रहा है। तो उठे और उभरे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जो थोड़ा सा उठा रहता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं बच्चा? एम्पुला बोलते हैं। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। ये क्या होता है? ये थोड़ा सा चौड़ा होता है और इनफर्टिबुलम से जुड़ा होता है। इनफर्टिबुलम हमने किसको कहा था? इनफर्टिबुलम हमने कहा था बच्चा इसको। और आप देख रहे होंगे ये डायरेक्ट इनफर्टिबुलम से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे इस्थमस की। देखिए हमने अब 2 पार्ट क्लियर किए। पहला पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। अब जो तीसरा पार्ट आ जाता है बच्चा, वो ये आ जाता है यहाँ वाला पार्ट। ये जो तीसरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। और ये एम्पुला के आगे वाला भाग होता है। मतलब अब ये किससे जुड़ा हुआ है? एम्पुला से जुड़ा हुआ है। देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो एम्पुला वाला पार्ट है ना, वो एक तरीके से इस्थमस से भी जुड़ा हुआ है और इनफर्टिबुलम से भी जुड़ा हुआ है। दोनों से जुड़ा हुआ है। आप दोनों से देख भी सकते हैं कि दोनों से जुड़ा हुआ है। कौन सा पार्ट? एम्पुला वाला पार्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एम्पुला वाला पार्ट होता है वो क्या करता है? इस्थमस और इनफर्टिबुलम को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है बच्चा? इस्थमस और इनफर्टिबुलम को जोड़ने का काम करता है। और जो इस्थमस पार्ट है ना बच्चा, इसका एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? वो ये है कि जो एम्पुला होता है, जो एम्पुला होता है और जो इस्थमस होता है, इसका जो संधि स्थल होता है, एम्पुला और इस्थमस का जो संधि स्थल होता है, वहीं पर क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है बच्चा? वहीं पर निषेचन होता है। और यही चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब जो निषेचन होगा वो किस पर होगा? एम्पुला और इस्थमस से जुड़े हुए पार्ट पर। और वो कौन सा पार्ट है? वो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बच्चा होगा क्या? यहाँ पर होगा निषेचन। क्या होगा बच्चा? निषेचन होगा। इट इज क्लियर। एक एक चीजों को आपको क्लियर करके चलना है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। अभी तक हमने देखा कि जो अंडाणु था वो अंडाणु बन रहा था, फिर अंडाणु इनफर्टिबुलम से होते हुए एम्पुला पर पहुंचा और एम्पुला से होते हुए इस्थमस में पहुंचा। और एम्पुला और इस्थमस का जो ज्वाइंट वाला पार्ट था वहीं पर हुआ निषेचन। क्या हुआ बच्चा? वहीं पर हुआ निषेचन। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। तो अब हम देखने वाले हैं गर्भाशय के बारे में। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गर्भाशय के बारे में। तो एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम, ये तो पूरा हो गया नर जनन, ये तो हो गया पूरा मादा जनन तंत्र। और ये मादा जनन जो तंत्र है, इसका जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चा गर्भाशय। क्या बोलते हैं? इसको हम गर्भाशय बोलते हैं। और गर्भाशय का मैंने एक अलग से डायग्राम बनाया है, क्योंकि हम अब इसी डायग्राम को लेंगे। बार बार ये वाले डायग्राम को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे इस वाले डायग्राम को, केवल गर्भाशय को लेंगे। ये पूरा क्या दिख रहा है आपको? ये पूरा दिख रहा है गर्भाशय। अब हम कुछ गर्भाशय की विशेषताओं की बात करते हैं और कुछ गर्भाशय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो गर्भाशय होता है वो क्या होता है? थैलीनुमा होता है। क्या होता है? थैलीनुमा होता है। आपको थैलीनुमा दिख भी रहा होगा। और साथ साथ क्या बच्चा रहता है? ये उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसे रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनसीईआरटी का। इससे क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीट।
जहां पर भी क्वेश्चन नीट पर आया मैं सारी चीजें क्लियर करते चल रहा हूं और मैं वहां पर साथ साथ लिखते भी चल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए उल्टी रखी नाशपाती की तरह आपको दिख भी रहा होगा। और आगे बढ़े तो इसकी एक जो सबसे बड़ी विशेषता बच्चा, यहां पर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है बच्चा, भ्रूण का विकास होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज क्लियर। अब देखेंगे हम आगे और गर्भाशय की भित्तियों के बारे में बात करते हैं। तो जब गर्भाशय की भित्तियों के बारे में बात करेंगे तो इस पर 3 तरीके की भित्तियां पाई जाती हैं और ये तीनों तरीकों के परतों का नाम आपको दिख रहा होगा, एंडोमेरिज्म, मायोमेरिज्म और पेरीमेरिज्म। ये तीनों तरीके की परतें पाई जाती हैं। जो एंडोमेरिज्म पाई जाती है वो इनर लेयर होती है, मिडिल लेयर को हम कहते हैं मायोमेरिज्म, और जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर। अब हमने परतों के बारे में देख लिया, अंडाशय की परतों के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे योनि के बारे में। अंडाशय को हम देख चुके हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं किसका, मादा जनन तंत्र के बारे में। उनके जो तंत्र है, उनके जो सिस्टम है, उनके जो ऑर्गन्स है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, मतलब कि वो देख रहे हैं बाहरी तौर पर कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो कैसी दिखती हैं देखने पर, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे योनि के बारे में। तो योनि क्या होती है बच्चा, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है। 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है और ये क्या करती है, शुक्राणुओं को ग्रहण करती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैथुन कक्ष। क्या बोलते हैं बच्चा, मैथुन कक्ष बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब इसको हम मैथुन कक्ष बोलते हैं और ये क्या होती है, इसका जो निचला सिरा होता है, इसका जो सबसे बाहरी सिरा होता है, उस पर क्या पाए जाते हैं, बाह्य जननांग पाए जाते हैं। और अगर इस पर बाह्य जननांग पाए जाते हैं तो हमारे दिमाग पर एक ख्याल आ जाएगा कि बाह्य जननांग क्या होते हैं। आखिर बाह्य जननांग होते क्या हैं भाई साहब, तो बाह्य जननांग की बात करते हैं यहीं से और बाह्य जननांग के बारे में देखते हैं। तो बाह्य जननांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्त्री के सबसे बाहरी जो पार्ट होते हैं उन पर उनकी नेमिंग है, उनकी संरचना है। उन्हीं को हमने क्या कहा, बाह्य जननांग कहा। क्या कहा बच्चा, बाह्य जननांग कहा। और बाह्य जननांग के पार्ट जो होते हैं, योनि मुख हो गई, जगन साइल जिसको हम मॉन्स प्यूबिक बोलते हैं, फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और फिर इसके बाद भगसेर क्या है, भगसेफ, हाइमन, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, बाह्य जननांग के पार्ट है। अब हम एक एक चीजों को देखेंगे जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाह्य जननांग के पार्ट में, उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। उससे पहले देखते हैं डायग्राम। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, जैसे यूट्रस हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद लेबिया मेजोरा माइनोरा हो गई, लेबिया मेजोरा हो गई, और फिर इसके बाद भगसेफ हो गई। तो ये सब संरचनाएं किसकी हैं, ये सब संरचनाएं हैं बाह्य जननांग की। ये जो डायग्राम है बच्चा NCERT का डायग्राम है, NCERT का डायग्राम है, और इससे बहुत ही कम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट डायग्राम से, तो ठीक है। तो इतना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, लेकिन एक बार देखना हमारा मूल कर्तव्य है, क्योंकि नीट है और NCERT है, और NCERT है तो नीट है, मतलब ये NCERT से कहीं से भी नीट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट, कोई भी डायग्राम को हमको तो छोड़ना ही नहीं, हमें तो सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम किसके बारे में, अब हम देखेंगे जघन सैल मतलब मॉन्स प्यूबिक के बारे में। ये क्या होता है, वसामय ऊतकों से बनी और सघन बालों से ढकी हुई होती है। फिर दूसरी बात आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और ये होता है बच्चा ऊतकों का मसल फोल्ड। क्या होता है, ऊतकों का मसल फोल्ड रहता है जो योनि द्वार को घेरे रहती हैं। क्या करती हैं, योनि द्वार को घेरे रहती हैं। फिर बात आ जाती है किसकी, फिर बात आ जाती है भगसेफ की। किसकी आ जाती है, भगसेफ, अजीब सा नाम है इसका हिंदी में। तो भगसेफ को हम क्या बोलते हैं, इस पर उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं, उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं भगसेफ पर। और ये जो उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं बच्चा, ये उत्तेजना उत्पन्न करने के काम में आ जाती हैं। किसके, उत्तेजना उत्पन्न करने के काम में आती हैं। इट इज क्लियर। अब यहाँ पर हाइमन की बात करने वाला हूं, और हाइमन को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइमन जो होती है एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है, ठीक है। बहुत समय पहले तक हम हाइमन को वर्जिनिटी का एक सच्चा प्रूफ मानते थे। हम मानते थे अगर हाइमन है तो मतलब ये आदमी वर्जन है, और अगर हाइमन नहीं है मतलब ये आदमी वर्जन नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चला कि भाई जो हाइमन है ये एक तरीके से वर्जिनिटी का सच्चा प्रूफ नहीं होता। अभी तक हम मानते थे कि जो हाइमन है वो निषेचन के दौरान ही फटती है, मतलब निषेचन के दौरान ही हटती है। तो जब निषेचन के दौरान ये हट जाती थी तो हम कहते थे ये आदमी अब क्या है, अब वर्जन नहीं है। और जब तक नहीं हटती थी तब तक हम कहते थे ये आदमी अभी तक वर्जन है। तो होती क्या थी बात, जब आगे रिसर्च बढ़ी, कुछ केस आए, तो हमें ये पता चला कि जो हाइमन होती है जरूरी नहीं है कि निषेचन हो और हाइमन फटे। इससे पहले भी हाइमन फट सकती है। घुड़सवारी करने से, दौड़ने से, या तेज वर्कआउट करने से ये सारी चीजें हो सकती हैं। और हाइमन जो मेम्ब्रेन है
वो फट सकती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चा कि जो हाइमन है वर्जिनिटी का एक सच्चा प्रूफ नहीं है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हाइमन है तो ये आदमी वर्जन है, और अगर नहीं है तो ये आदमी वर्जन नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो हाइमन है एक तरीके से सच्चा प्रूफ नहीं है किसका, वर्जिनिटी का। इट इज क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में। जैसा कि हमने बात की थी नर जनन सहायक ग्रंथियों के बारे में, वैसे हम बात करने वाले हैं मादा जनन सहायक ग्रंथियों के बारे में। कुछ ग्रंथियों के नाम लिखे हुए। सबसे पहली ग्रंथ आती है स्तन ग्रंथि, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। स्तन ग्रंथि को हम विस्तारित रूप से देखेंगे जब हम देखेंगे स्तनों के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बर्थोलीन के बारे में, और क्या स्केनी ग्रंथि के बारे में, पेरिनियल ग्रंथि के बारे में, और रेक्टल ग्रंथि के बारे में, ठीक है। और चलिए बात करते हैं अब इन ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है बर्थोलीन ग्रंथि के बारे में। अच्छा, बर्थोलीन और बर्बोयूरेथ्रिन के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बर्बोयूरेथ्रल वाला जो पार्ट है वो है नर का, और बर्थो ये वाला पार्ट है किसका, ये है मादा का। अगर इस पर कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो यहाँ पर एक आपको वर्ड याद रखना। अगर आप बर्थोलीन की मीनिंग लिखेंगे तो यहाँ पर बर्थ आता है। क्या जाता है बच्चा, बर्थ आता है। और बच्चे को जन्म कौन देता है, बच्चे को जन्म देती है माँ, मतलब मादा। तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि मादा पर बर्थोलीन था, उस पर क्या था, उस पर जो थी वो दूसरी ग्रंथि थी, ठीक है। तो ये कौन सी ग्रंथि पाई, इस पर कितनी पाई जाती है, 2 जोड़ियां ग्रंथि पाई जाती हैं बर्थोलीन की। और दोनों जोड़ियां जो ग्रंथि होती हैं ये क्या, योनि के दोनों तरफ पाई जाती हैं। किस पर, योनि के दोनों तरफ पाई जाती हैं। मतलब जो बर्थोलीन है वो 2 जोड़ी होती हैं और योनि के दोनों तरफ पाई जाती है। इट इज क्लियर। और बर्थोलीन जो होती है ना, योनि मुख के दोनों तरफ खुलती हैं। मतलब योनि के दोनों तरफ तो पाई जाती हैं, लेकिन जो योनि मुख है ना, जो योनि मुख है उस पर क्या होती हैं, खुलती हैं। इट इज क्लियर। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता भी दिया वो ये है कि ये जो पाई जाती हैं बर्थोलीन है, वो बर्थोलीन को अभी कभी भी आपको बल्बो यूरोथल ग्रंथियों से कंफ्यूज नहीं होना। जो बल्बो यूरोथल ग्रंथि हैं ये किसकी ग्रंथि हैं, ये नर ग्रंथि हैं, और ये नर पर पाई जाती है। इस पर बल्बो है, उस पर बर्थो है। उस पर बर्थ आता है मतलब मादा, आप समझ लीजिएगा। इस पर बर्थ नहीं आता मतलब नर, समझ लीजिएगा। इट इज क्लियर। अब देखिए ये जो बर्थोलीन ग्रंथि होती है ना, ये क्या करती हैं, ये भी बल्बोयूरेथ्रल की तरह स्नेहन का काम करती हैं, स्नेहन प्रदान करने का काम करती हैं। इट इज क्लियर। अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, पेरिनियल ग्रंथि के बारे में। तो जो पेरिनियल ग्रंथि हैं वो भी एक जोड़ी होती हैं, और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, आपको खाली पेरिनियल ग्रंथि के बारे में इतना याद रखना है कि ये एक जोड़ी ग्रंथि होती हैं, बर्थोलीन के पीछे स्थित होती हैं, और क्या करती हैं, फेरेमोन का स्राव करती हैं जो उत्तेजना उत्पन्न करता है। इट इज क्लियर। और जो दूसरी ग्रंथि है रेक्टल ग्रंथि, इनके बारे में तो खाली एक चीज याद रखनी है कि ये उत्तेजना को उत्पन्न करने के काम में आ जाती हैं, और ये मलाशय के दोनों तरफ स्थित होती हैं, और ये भी क्या करती हैं, उत्तेजनाओं को उत्पन्न करती हैं। इट इज क्लियर। यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तो देखिए आज हमने क्या देखा, आज हमने मादा जनन तंत्र के बारे में देखा, अच्छी तरीके से देखा, एक एक चीजों को अच्छी तरीके से समझा, विस्तारित रूप से समझा। अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो को देखा होगा तो आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। जो भी आपको चीज में दिक्कत हो, जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। थैंक यू।